गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है? गुड इवनिंग। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ज्वाइन हुई है, जल्दी से क्लास स्टार्ट करें विदाउट एनी रजिस्टर। गुड इवनिंग। ज्वाइन हो गए आप लोग? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? ठीक है, क्लास के बाद बात करते हैं इसके लिए। वैसे तो अरेंज हो जाएगी, नहीं होती है तो फिर उसके लिए भी हम काम करते हैं। अभी फिलहाल क्लास पे फोकस करते हैं। जल्दी जल्दी ज्वाइन करिए फटाफट, ताकि क्लास चालू करें, स्टार्ट करें। स्टार्ट करें हम लोग। आ गए आप लोग सब? ऑल सेट? चलिए हम लास्ट जो क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन हमने छोड़ा था वहां से स्टार्ट करते हैं। तब तक जो रिमेनिंग स्टूडेंट है वो भी ज्वाइन कर लेंगे विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था, इन विच ऑफ द बिलो imperfect selection of medicine is inevitable? Sorry case, syphilitic case, प्रेजेंट वन और टू सीवियर वायलेंट सिम्टम और साइकोटिक केसेस। तो मैंने क्या बताया था आपको कि जब भी कोई मियाजमेटिक डिजीज आती है तो हम क्या करते हैं, एंटी मियाजमेटिक डिजीज मेडिसिन देते हैं। तो यहाँ पर तीनों मियाज्म के बारे में बात हो रही है। सोरिक केस हो सकता है, साइकोटिक केस हो सकता है, सिफिलिटिक केस हो रहा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन परफेक्ट सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन, इन परफेक्ट सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन, इन विच ऑफ द बिलो imperfect selection of medicine is inevitable? तो ये है ना सिक्स एफल। देखो यहां लिखा हुआ है प्रिस्क्रिप्शन ऑन वन और टू सीवियर वायलेंट सिम्टम। ये इसका आंसर है। ये इम्परफेक्ट सिलेक्शन होता है। क्यों होता है? आपने वन साइडेड डिजीज पढ़ी थी। वन साइडेड डिजीज जहां पर बहुत कम सिम्टम होते हैं, ट्रायल सिम्टम्स होते हैं। ये वो लीस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम होते हैं जिसके बेस पे आप मेडिसिन नहीं दे सकते हो, सेलेक्ट ही नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो ऐसे सिम्टम्स के बेस पे मेडिसिन देना ये गलत प्रैक्टिस होती है। तो यहाँ इसका जो थर्ड ऑप्शन है, देखो साइकोटिक सॉरिक केस होगा तो एंटी सॉरिक मेडिसिन, साइकोटिक केस होगा तो एंटी साइकोटिक, और सिफिलिटिक होगा एंटी सिफिलिटिक। प्रेजेंट वन और टू सीवियर वायलेंट सिम्टम, सीवियर वायलेंट सिम्टम जैसे किस तरीके का केस होता है? किसी को ब्रेन मेम्ब्रेन्स है ना, मेनिंजाइटिस हो रहा है, एक्यूट मेनिंजाइटिस, उसमें जो सिम्टम आते हैं वो एक्यूट सीवियर वायलेंट टाइप के आते हैं। तो ऐसे एक या दो सिम्टम्स के बेस पे आप मेडिसिन दे सकते हो, एक्यूट केस है ना। हमारा जो बेस होता है सिम्टम्स, क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन का जो बेस होता है वो होता है टोटलिटी ऑफ सिम्टम। ठीक है, तो सिम्टम्स को कलेक्ट करना पहले जरूरी होता है। जहां पर वायलेंट सिम्टम आ रहे हैं और सिर्फ एक और दो आ रहे हैं, तो आप सिम्टम्स के बेस पे, हमारी टोटलिटी ऑफ सिम्टम क्या कहती है, जिसमें मोडालिटी आती है, पॉजिटिव फैक्टर आता है, जिसमें करेक्टर आता है पेन का, वो सारी चीजें कंसीडर करके हम सिमिलिमम का सिलेक्शन करते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक सिम्टम दे रहा है कि वायलेंट पेन है, वायलेंट सिम्टम है, वायलेंस ही दे रहा है, ठीक है, और सीवियर है,
इसके अलावा कोई सिम्टम्स क्लियरिटी नहीं है, तो उसके बेस पे अगर आप सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन करते हैं तो ये गलत प्रैक्टिस होती है। तो इसका आंसर है सी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। Which of the below do not constitute sharply separated from all other? Which of the below do not constitute sharply separated from the other? देखो हमने पढ़ा था ना, सारे की सारी जो डिजीजेस होती है उसका मेन कॉजेटिव फैक्टर क्या होता है? सोरा। एफोरिज्म नंबर 80, सोरा इज द मोस्ट, ये देखो सोरा डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट, इसका आंसर ये क्यों? क्योंकि सोरा बीइंग द फंडामेंटल कॉज रिमेन्स बिहाइंड द फैसिलिटी ऑफ सेकेंडरी मियाज्म टू टेक होल्ड ऑफ द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म। देखो बिना सोरा के सिफिलिस डिजीजेस, सिफिलिटिक डिजीजेस नहीं आएगी, बिना सोरा के साइकोटिक डिजीजेस नहीं होगी, और बिना सोरा के मेंटल डिजीजेस नहीं होता। हमने मेंटल डिजीज की डेफिनेशन में पढ़ा था कि सोरे की नो रीजन। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ सोरा ऐसा मियाज्म है, सोरिक डिजीजेस ऐसी होती है जो कि सेपरेट, शार्पली सेपरेटेड हो सकती है अदर से। तो विच ऑफ द बिलो डोंट कॉन्स्टिट्यूट शार्पली सेपरेटेड फ्रॉम द अदर्स? सेपरेटेड सब में इंक्लूडेड होती है, सोरा के बिना कोई बीमारी होती ही नहीं है, किसी तरीके का मियाज्म होता ही नहीं है। ना वन साइडेड डिजीज है, ना मेंटल डिजीज है, ना इंटरमीडिएट डिजीज है, ना सोरा है, ना साइकोसिस है, ना सिफिलिस है। ठीक है, तो इसका आंसर है सोरा। क्लियर, आगे चलते हैं। क्वेश्चन समझ में आया आपको? मैंने देखो, मैं हर क्लास में बोलती हूँ, आज फिर से रिपीट करती हूँ कि जब भी कोई क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यूज हो या किसी भी तरीके का क्वेश्चन पेपर होता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, समझो, उसके बाद उसके ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ो, फिर आप उसका सिलेक्शन करो कि कौन सा राइट आंसर होगा। ये सबसे गुड प्रैक्टिस होती है आंसरिंग करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑफ द बिलो विच सिम्टम ऑफ द ड्रग एक्ट्स? अब देखो एक क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि जब भी कोई ड्रग दी जाती है, चाहे आप सिक को दोगे, चाहे आप प्रूविंग के दौरान हेल्दी प्रूवर को देते हो, तो कोई भी मेडिसिन एक्ट करती है तो वो किस तरीके के सिम्टम्स देती है, कैसे एक्ट करेगी? क्वेश्चन इज दैट ऑफ द बिलो विच सिम्टम ऑफ द ड्रग। पहला क्या है? ऑल द सिम्टम्स ऑफ द ड्रग, सिम्टम्स ऑफ द ड्रग। किसी को भी ड्रग दी, प्रूविंग के दौरान दी, या सिक को हम दे रहे हैं ठीक करने के लिए एज अ सिमिलिमम, एज अ सिमिलिमम, तो वो ड्रग किस तरीके के सिम्टम प्रोड्यूस करेगी? क्या वो ड्रग अपने सारे सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगी? ऑल द सिम्टम्स ऑफ द ड्रग। होम्योपैथिक सिम्टम, होम्योपैथिक सिम्टम्स क्या होते हैं? लेट लाइक बी ट्रीटेड बाय लाइक, हमने पढ़ा है, यानी कि वो सिम्टम्स जो ऑलरेडी नेचुरल डिजीज में प्रेजेंट है। हम होम्योपैथिक मेडिसिन दे रहे हैं सिक को, तो कैसे दे रहे हैं? सिम्टम्स सिर्फ सिमिलरिटी के बेस पे दे रहे हैं, तो ऑलरेडी जो सिम्टम्स प्रेजेंट है उसी के जैसे सिमिलर सिम्टम्स हम आर्टिफिशियल डिजीज यानी कि हमारी मेडिसिन से दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे होम्योपैथिक सिम्टम्स। तीसरा है कॉमन सिम्टम। कॉमन सिम्टम क्या होते हैं? ये वो कॉमन सिम्टम जो सभी में अपीयर होंगे ड्यूरिंग प्रूविंग, या कोई भी सिक को जब हम दे रहे हैं, तो एक ड्रग की जो थेरेपेटिक इफेक्ट होता है वो 100%, मान लो एक ड्रग की 100 सिम्टम्स हैं, तो वो सारे के सारे 100 सिम्टम प्रोड्यूस कर रही है किसी भी प्रूवर में, या किसी के अंदर भी, किसी भी ऑर्गेनिज्म में जब आप ड्रग देते हो। और चौथा ऑप्शन है पैथोलॉजिकल सिम्टम। पैथोलॉजिकल मतलब कि जब आप किसी हेल्दी पर्सन को दे रहे हो प्रूविंग के दौरान, या किसी भी सिक को दे रहे हो, कोई भी मेडिसिन देते हैं, तो उसका एक्शन पैथोलॉजी क्रिएट कर रहा है, पैथोलॉजी क्रिएट कर रहा है, बीमारी क्रिएट कर रहा है, डिजीज का एग्रावेशन कर रहा है, पैथोलॉजिक सिम्टम। तो क्वेश्चन क्या है? ऑफ द बिलो विच सिम्टम ऑफ द ड्रग एक्ट्स, कौन सा सिम्टम है जो करेगा? कोई सा भी कर सकता है, होम्योपैथिक इफेक्ट भी देख सकता है, पैथोलॉजिकल यानी कि डिजीज एग्रावेशन से रिलेटेड पैथोजेनिक सिम्टम भी कर सकता है, और कॉमन सिम्टम ऑफ द ड्रग भी प्रोड्यूस करता है। तो इसका आंसर है ए। क्लियर है? क्लियर है? ड्रग का कौन से सिम्टम्स एक्ट होंगे इनमें से? तो वो होम्योपैथिक सिम्टम भी हो सकते हैं, यानी कि ड्रग होम्योपैथिकली भी एक्ट कर सकती है, वो पैथोलॉजिकल सिम्टम भी प्रोड्यूस कर सकती है, और वो कॉमन सिम्टम भी प्रोड्यूस कर सकती है। तो आंसर हुआ फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, of the below which is advocated by Henneman in posthumous edition। अब देखो ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको याद कर लो। पोस्ट्यूमस एडिशन,
ठीक है, यहाँ एफोरिज्म नंबर 26 में हैनी मेनन ने क्या बताया है, ये देखो, इन chronic diseases single dose of an appropriate selected homeopathic remedy, it will at time complete even without but slowly progressive improvement, and give the help which such a remedy in such a case can accomplish naturally. किसके अंदर 40, 50, 60 एंड 100 डेज, यानी कि कोई भी जब दवाई आप करेक्ट सिमिलिमम किसी भी पेशेंट को देते हो तो 40, 40, 60 और 100 डेज के अंदर अंदर स्लोली प्रोग्रेसिव, स्लोली इंप्रूवमेंट पेशेंट को देने लगती है, सिंगल डोज में देती है। एफोरिज्म नंबर 246, 6th एडिशन। ठीक है, ये पोसोलॉजी का पार्ट है, पोसोलॉजी वाले एडिशंस में एक्सप्लेन किया है। तो इन्होंने क्वेश्चन क्या किया है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वन डोज अलोन, ग्रेजुअल हाईली डोज, ग्रेजुअली हायर डोज, ओनली बिलो 30 सेंटीसिमल पोटेंसी और ओनली हायर पोटेंसी। पोटेंसी मैंने बोला ना, ये जो एफोरिज्म है ये क्वेश्चन पोसोलॉजी से रिलेटेड है, मतलब आप रिपीटेशन या कैसी सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी करते हैं। ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी के बारे में हैनी मेनन ने बताया कि जब आप किसी को भी सिमिलिमम देते हैं तो जो भी पोटेंसी आप दे रहे हो वो पोटेंसी सिंगल डोज में देते हैं तो उसका 40, 60 और 100 डेज तक उसका इफेक्ट रहता है। ठीक है, स्पेशली क्रॉनिक केसेस के अंदर, एक्यूट डिजीज की बात नहीं हो रही है, क्रॉनिक डिजीजेस के अंदर होता है। ठीक है, तो यहां इसका आंसर है ग्रेजुअल हायर डोज, ग्रेजुअली हायर डोज, लोअर से हायर की तरफ जाते हैं। हैनी मेनन का कंसेप्ट था लोअर टू हायर, वो लोअर पोटेंसी ही देते थे और उनके लिए तो 30 पोटेंसी भी हायर पोटेंसी होती थी। क्लियर है, मेरी आवाज सही आ रही है आप लोगों को? ऑल क्लियर? आगे चले, आप इंटरेक्ट करिए वर्चुअली ताकि मुझे पता लगे कि हाँ आप लोग अटेंटिव हो क्लास में। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, in which condition of the below serial misprinting antipsoric remedies are given several, okay, in which condition of the below several antipsoric remedies are given in suction? antipsoric medicine suction में, suction मतलब लोअर टू हायर पोटेंसी। ठीक है, हम किस तरीके के कंडीशंस में दे सकते हैं? डिजीजेस ऑफ द वेरिंग नेचर ड्यू टू कॉन्जेनाइटल कॉर्पोरियल कॉन्स्टिट्यूट, इंडिस्पोजिशन, सिफिलिटिक और साइकोटिक। सिफिलिटिक मियाज्म में एंटीसिफिलिटिक मेडिसिन है, साइकोटिक मियाज्म में एंटीसाइकोटिक मेडिसिन है, और इंडिस्पोजिशन में हम क्या करते हैं, प्लेसिबो देते हैं, सेकंड बेस्ट रेमेडी। व्हाट इज सेकंड बेस्ट रेमेडी? देखो एक और क्वेश्चन है जो एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, सेकंड बेस्ट रेमेडी प्लेसिबो इज द सेकंड बेस्ट रेमेडी। इंडिस्पोजिशन का जो ट्रीटमेंट होता है किससे करते हैं हम? प्लेसिबो से करते हैं। पहला जो है डिजीजेस ऑफ वेरिंग नेचर ड्यू टू कॉन्जेनाइटल कॉर्पोरियल कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्जेनाइटल कॉर्पोरियल कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए जब भी कोई पर्सन एम्ब्रियोलॉजिकली डेवलपमेंट होता है ना तो डिजीज इन फ्यूचर क्या क्या आनी होती है वो इनबिल्ड हो जाती है, ये डेवलपमेंटल प्रोसेस में आ जाता है। विथॉल्कस के जब आप लोग कभी मौका पड़े आप लोगों को तो लेक्चर पढ़िएगा, उन्होंने ये चीज बताई थी कि एम्ब्रियोलॉजिकली जब डेवलपमेंट होता है ना उसी समय बहुत सारे डिजीज इनबिल्ड हो जाती है। तभी तो हम कहते हैं ना, हम जब केस टेकिंग करते हैं तो प्रेगनेंसी वाली हिस्ट्री, मदर से हिस्ट्री ली जाती है जब बच्चे की डिजीजेस को क्योर किया जाता है, स्पेशली जहां सिम्टम नहीं मिलते। प्लेसिबो रिपीट करना, प्लेसिबो क्या होता है? प्लेसिबो क्या होता है? इंडिस्पोजिशन क्या होता है? इंडिस्पोजिशन वो सिचुएशन होती है जहां पेशेंट डिजीज सिकनेस मैनिफेस्ट एक्सप्रेस करता है बट वो डिजीज नहीं होती है, कोई सिकनेस नहीं होती है, वो एक्सटर्नल फैक्टर के लिए रिएक्शन होता है और वो थोड़ा लंबा चल जाता है तो वो स्यूडो, जैसे हम उसको बोल सकते हैं स्यूडोक्रोनिक डिजीज, इट इज अ पार्ट ऑफ स्यूडोक्रोनिक डिजीज। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम मेंटेनिंग कॉजेज को हटाते हैं, रिमूव करते हैं, पर आप बिना दवाई के किसी पेशेंट को भेज सकते हो तो हम उसको क्या देते हैं, प्लेसिबो देते हैं विदाउट मेडिकेशन। आप क्या देते हो, पीएल, पीएल डाल के देते हो ना ग्लोब्यूल्स में, ये होती है प्लेसिबो।
तो इंडिस्पोजिशन के केस में हमको प्लेसिबो देनी होती है। और ये जो है ना कॉन्जेनाइटल कॉर्पोरियल कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिजीजेस आ रही हैं, कॉन्जेनाइटल कॉर्पोरियल कॉन्स्टिट्यूशन, इनकी डिजीजेस के लिए आपको क्या देना है? एंटीसोरिक रेमेडी। एंटीसोरिक रेमेडी देखो, जब आप लोग मियाजमेटिक डिजीजेस होती है, मिक्स मियाजमेटिक डिजीज होती है, सोरा मियाज्म जो होता है सारे दूसरे अदर मियाज्म का भी बेस होता है। तो जब भी कोई भी डोमिनेंट मियाज्म होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट को मेडिसिन देते हैं। जैसे मान लो कि साइकोसोरिक मियाज्म किसी पेशेंट में देखने को मिल रहा है, तो जो डोमिनेंट मियाज्म होता है उसके अकॉर्डिंग एंटी मियाजमेटिक मेडिसिन देते हैं। जैसे मान लो ग्रीनल स्टोन का कोई पेशेंट आता है फॉर एग्जांपल, साइकोसोरिक मियाजमेटिक डिजीज होगी वहां, तो हम पहले क्या करेंगे? एंटीसाइकोटिक मेडिसिन देंगे और उसके रिकरेंसी को रोकना, उसकी फॉर्मेशन को रोकना, रिपीटेशन को रोकना, या जो फंक्शनल डिसऑर्डर है उसको ठीक करने के लिए हमें एंटीसोरिक मेडिसिन देनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन समझ में आया आपको? In which condition of the below several antisoric remedies are given in suction? कौन सी डिजीजेस है? जब corporeal congenital corporeal constitutional diseases होती है। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। In which of the below the local affection increase gradually? In which of the below the local affection increases gradually? लोकल अफेक्शन यानी कि लोकल डिजीज, इट इज अ काइंड ऑफ लोकल डिजीज, ठीक है। अ पार्ट ऑफ द जनरल डिजीज बाय रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ एंटीपैथिक ड्रग, मैकेनिकल इरिटेशंस और सडन पॉइजनिंग। देखो मैंने बताया ना, लोकल अफेक्शन एक लोकल डिजीज का पार्ट होता है। लोकल डिजीजेस पढ़ी थी आप लोगों ने। लोकल डिजीज एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन होता है और इंटरनली मैनिफेस्टेशन भी होता है उसमें। तो जो एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन जो होता है लोकल डिजीज में, जो सरफेस पे जब दिखती है पर्टिकुलर, जैसे किसी को एक्जिमा हो रहा है, किसी को सोराइसिस हो रहा है, किसी को स्किन की फर्दर कोई कंप्लेन हो रही है, लोकल डिजीज का पार्ट होती है। अब वहां पर क्या करते हैं? मेडिसिन देते हैं, लेकिन कोई एक्सटर्नल एप्लीकेशन की जाती है तो उससे क्या होता है? मैकेनिकल इरिटेशन क्रिएट होती है। मैकेनिकल इरिटेशन क्रिएट होती है तो वो डिजीज क्योर की तरफ जाएगी कि नहीं जाएगी? वो क्योर की तरफ नहीं जाएगी, वहां पर क्योर हिंड्रेंस होगी एक्सटर्नल एप्लीकेशन की तरफ। तो इसका ये क्या है? बिलो द लोकल अफेक्शन इंक्रीज ग्रेजुअली। कब इंक्रीज होगी? जनरल डिजीज, अ पार्ट ऑफ जनरल डिजीज। जनरल डिजीज मतलब एज अ होल, कोई डिजीज एज अ होल इंक्रीज हो रही है, अफेक्ट हो रही है बाय रिपीटेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एंटीसिफ्लिटिक ड्रग। मान लो किसी को कि एक्जिमा हो रहा है, रिंग वॉर्म हो रहा है, और वो बार बार में उस पर एक्सटर्नल एप्लीकेशन लगाया जा रहा है, तो उससे क्या हो रहा है? उससे क्या वो चीज बढ़ती है, इंक्रीज होती है। जो सरफेस पे डिजीज आती है वो कब आती है? जब इंटरनली डैमेज होता है, इंटरनल डिरेंजमेंट होता है, इंटरनल फंक्शनिंग जो है वाइटल फोर्स की वो डिरेंज हो रही है, तो एबनॉर्मल सिम्टम्स दिखेंगे सरफेस पे। तो इसका आंसर होगा मैकेनिकल इरिटेशंस। क्या होती है मैकेनिकल इरिटेशंस? मैकेनिकल इरिटेशन, ये तो एप्लीकेशन हो गई, कोई एक्सटर्नल लोशन, कोई ऐसा स्टेरॉइड लगा लिया, कोई ट्यूब्स लगा ली, ये वो चीज है। मैकेनिकल इरिटेशन किसी भी चीज से हो सकता है। मान लो किसी को सरफेस पे, स्किन पे इचिंग हो रही है पर्टिकुलर एरिया के अंदर, अब आप क्या कर रहे हो? उस पर एक्सटर्नल एप्लीकेशन भी लगा सकते हो, लगा रहा है कोई पेशेंट, या कोई उसको है ना रब कर रहा है, कोई स्क्रैच कर रहा है, कोई, कई लोगों की इचिंग इतनी खतरनाक होती है कि वो स्केल या जो भी स्क्रैचिंग करने लग जाता है अंटिल इट ब्लीड्स। आपने मटेरियल में भी पढ़ा है। तो वेरियस काइंड ऑफ सिम्टम्स आते हैं इसमें। तो इसमें जो इसका आंसर है वो ये है मैकेनिकल इरिटेशन। सडन पॉइजनिंग के केस में क्या है? सडन पॉइजनिंग के केस में क्या होता है? सडन में ग्रेजुअल नहीं होता है। सडन पॉइजनिंग के केस में सडन ही होता है, जो होता है ग्रेजुअल कुछ नहीं होता है। तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय whom law of similars was noted before Henneman? Law of similar is original discovery of Henneman as art science. Law of similars was noted by Hippocrates before Henneman. Law of similar was noted by Asclepius before Henneman, and law of similar was noted by Cullen बिफोर एनिमेनन। देखो आपने पढ़ा था ना लॉ ऑफ
सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर कहां से आया था? डॉक्टर हैनीमैन ने जो क्यूरेंटर दिया था, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर जो लॉ दिया गया है वो क्या है? थ्योरेटिकल अप्रोच है किसकी? सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, CURANTUR किसने दिया था? हिपोक्रेट ने दिया था। तो इन्होंने क्या बोला? सिमिलर्स, लॉ ऑफ सिमिलर कहां से आया था? हैनीमैन। लॉ ऑफ सिमिलर हैनीमैन के पहले कहां से आया था? हैनीमैन ने किसको फॉलो किया था? हिपोक्रेट को फॉलो किया था। तो इसका आंसर है बी, लॉ ऑफ सिमिलर वाज नोटेड बाय हिपोक्रेट बिफोर हैनीमैन। वो क्या था? क्या था? देखो मैं बताती हूँ आपको थोड़ा सा। देखो ये जो हिपोक्रेट ने दिया था ना, लॉ ऑफ सिमिलर, वो क्या था? सिमिलिया सिमिलिबस CUR, ठीक है, ये था। लाइक क्योर लाइक, क्या था? लाइक क्योर लाइक, इसका मतलब होता है लाइक क्योर लाइक्स, ठीक है। और जो हैनीमैन ने दिया था लॉ ऑफ सिमिलर, लॉ ऑफ सिमिलर हैनीमैन ने कौन सा दिया था? उन्होंने दिया था सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंट, ठीक है। ये डिफरेंस है इसमें और इसमें, और इसका मतलब है लेट लाइक बी ट्रीटेड बाय लाइक, यही डिफरेंस है। ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, ये इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, थेरेपेटिक एस्पेक्ट है इस लॉ ऑफ सिमिलर का। क्लियर है? आगे चले, ये याद रखिएगा आप, है ना। इसमें दो क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, क्यूरेंटर और क्यूरेंटर। हिपोक्रेट ने क्या दिया था और हैनीमैन ने क्या बताए थे? पहले हैनीमैन ने दिया था या हिपोक्रेट ने दिया था? चलो आगे चलते हैं। ओके, of the below statement which is correct? Asclepius in the balance written by Aristotle, Asclepius in the balance written by Quillen. Okay, Asclepius in the balance written by Plato, or Asclepius in the balance written by Hymenaeus? देखो अगेन ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत कम पूछा जाता है, इसको रट लो। बैलेंस में दिया था, बैलेंस के लिए दिया था। बैलेंस किसमें दिया था? 1805 में दिया था। हैनीमैन इन 1805 हैज रिटन एस्क्लेपियस इन बैलेंस। किसने दिया था? हैनीमैन ने, हैनीमैन ने दिया था, 1805 में दिया था। इसको रट लेना, इसमें कोई ऐसा मैकेनिकल कुछ नहीं है कि इसको समझाया जाए और उसको याद कराया, थ्योरेटिकल पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, of the below in which edition the theory of chronic diseases appeared first? Okay, again फिर वही बात, theory of chronic disease कौन सा एडिशन? जल्दी बताओ, कल ही बताया था मैंने सारे एडिशंस बताए थे। फर्स्ट सेकंड थर्ड एडिशन में किसी तरीके कोई स्पेशल इंट्रोडक्शन नहीं था, इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। फोर्थ एडिशन में इंट्रोड्यूस किया था, फिफ्थ में इंट्रोड्यूस किया था, और सिक्स्थ एडिशन में इंट्रोड्यूस किया था। फोर्थ में क्या इंट्रोड्यूस किया था? थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज। फिफ्थ में क्या किया था? वाइटल फोर्स एंड ड्रग डायनामाइजेशन। और सिक्स्थ में क्या किया था? सिंपल सब्सटेंस। वेरी गुड, तो आंसर इज फोर्थ एडिशन, द आंसर इज सी। क्लियर? आगे चलते हैं। याद हुए ना? एडिशन याद हो गए आप लोगों को? वन ऑफ द बिलो विच इज करेक्ट वन? एवरी मेडिसिन एक्ट ऑन ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। अब क्वेश्चन को ध्यान से, इसके ये ऑप्शंस ध्यान से पढ़िए, सुनिए, समझिए। Every medicine act on all part of the body. Every medicine act in determinate manner.
Every medicine either depressed or excites, or every medicine act as a tonic. आप बताओ, किसी भी सिक को आप मेडिसिन दे रहे हो तो क्या वो टॉनिक की जैसे काम करेगी, या वो बॉडी के हर पार्ट पे काम करेगी, क्या वो एक डिटर्मिनेट मैनर में काम करेगी, या फिर सिस्टम को डिप्रेस करेगी या एक्साइट करेगी? क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन समझ में आया? जब भी किसी सिक पर्सन को आप मेडिसिन दोगे तो वो एक डिटर्मिनेट मैनर में काम करती है। पॉलीक्रिस्ट रेमेडी भी अगर आप किसी को दोगे तो जहां पर वाइटलिटी डिप्रेस है, डाउन है, वीकेस्ट है, वहां जाकर के मेडिसिन काम करती है, बजाय कि वो पूरे होल सिस्टम में काम करेगी। तो एक डिटर्मिनेट मैनर में काम करती है मेडिसिन। एवरी मेडिसिन एक्ट इन अ डिटर्मिनेट मैनर। क्लियर है? आगे चले, क्लियर है? इसका ऑप्शन आंसर बी, करेक्ट आंसर इज बी। आगे चले, जल्दी से बताइए, रिप्लाई करिए, ताकि मुझे पता रहे कि आप लोग अटेंशन, आप लोग की अटेंशन है क्लास में। आवाज सही आ रही है मेरी? ओके, यस, ओके। ऑफ द बिलो विच इज सुटेबल मेडिसिन, अगेन फिर सुटेबल मेडिसिन, स्पेसिफिक रेमेडी, डिजायर्ड रेमेडी, करेक्ट सिमिलिमम, ये सारे एक ही वर्ड है, एक ही चीज को बताते हैं। द मेडिसिन विच हैज द ग्रेटेस्ट सिमिलरिटी टू द टोटलिटी ऑफ सिम्टम, इट इज अ सुटेबल रेमेडी। बिल्कुल सही आंसर है। द मेडिसिन विच हैज प्रीवियसली क्योर्ड द सेम टाइप ऑफ डिजीज, सुटेबल रेमेडी है। क्या वो सुटेबल रेमेडी है जिसने पहले सेम सिम्टम्स को किसी केस में ठीक किया है? नहीं। सुटेबल रेमेडी हर एक केस की अलग अलग होती है। टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के बेस पे हम सुटेबल रेमेडी, स्पेसिफिक रेमेडी को सेलेक्ट करते हैं, सिमिलिमम को सेलेक्ट करते हैं, और हर एक पेशेंट की अलग अलग होती है। द मेडिसिन विच हैज डेवलप्ड द सेम टाइप ऑफ लीजन इन द एनिमल एक्सपेरिमेंट, ये जरूरी नहीं है कि जो सिम्टम्स मेडिसिन एनिमल की प्रूविंग में दे रही है, सेम काइंड ऑफ सिम्टोमेटोलॉजी ह्यूमन की प्रूविंग में, ह्यूमन के ऊपर जब आप प्रूविंग करते हो तो वहां देते हैं, तो ये जरूरी नहीं है। तो ये सुटेबल रेमेडी, सुटेबल मेडिसिन नहीं है। Medicine belonging to the same family of the plant kingdom or animal kingdom when indicated drug is not available. किसी भी पेशेंट, तो ये क्या होगा, सब्स्टिट्यूट हो गया ना, सब्स्टिट्यूट की बात कर रहा है, जो कि होम्योपैथी में अलाउ नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर है फर्स्ट, द मेडिसिन विच हैज द ग्रेटेस्ट सिमिलरिटी। हम लोग सिम्टम्स सिमिलरिटी पे काम करते हैं, होम्योपैथी इज बेस्ड ऑन सिम्टम्स सिमिलरिटी। सिम्टम्स कौन से? टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स। आंसर इज फर्स्ट, आंसर इज फर्स्ट। आगे चले, okay, next question is, of the below which requires change in the diet regulation, indisposition, allopathic, bungling, chronic disease और सर्जिकल डिजीज, बताइए ऐसी कौन सी सिचुएशंस होती हैं जहां पर डाइटरी रेगुलेशंस को चेंज करने की आवश्यकता होती है? इंडिस्पोजिशन में, इंडिस्पोजिशन में, एफोरिज्म नंबर 150, इंडिस्पोजिशन। इंडिस्पोजिशन को एफोरिज्म नंबर 150 के फुटनोट में बताया है कि क्या होता है इंडिस्पोजिशन। क्या बताया देखो, इंडिस्पोजिशन रिक्वायर ओनली चेंज इन द डाइट एंड हैबिट ऑफ लिविंग। ये देखो बहुत ही क्लियरली ये चीज इस 150 एफोरिज्म के फुटनोट में लिख दिया। 150 एफोरिज्म में ये चीज क्लियरली लिखी है, क्या इंडिस्पोजिशन रिक्वायर ओनली चेंज इन द डाइट एंड हैबिट ऑफ लिविंग। तो आंसर हो गया इसका इंडिस्पोजिशन। आगे चलते हैं, चलिए। In which of the below Hahnemann has said that the open path of the great truth of homeopathy, aphorism number 109, aphorism number 109, ये कौन से पाथ की बात कर रहे हैं?
Hahnemann has said that he opened the path of great truth of homeopathy for blessing of humanity. किसकी बात हो रही है ये हमारे थेरेपेटिक सिस्टम की बात हो रही है. ये ब्लेसिंग है एक ह्यूमैनिटी के लिए. हम लोगों की जो मेडिकेशंस है बिना किसी पेन के बिना किसी तकलीफ के पेशेंट को क्योर करने की टेक्निक जो हमारी है वो ब्लेसिंग है. और वो कैसे, वो क्यों है बताइए. क्यों है? देखिए, क्योंकि हमारी जितनी भी मेडिसिन होती है वो हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे प्रूव करके दी जाती है. और डायनामाइजेशन एंड पोटेंटाइजेशन प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, जितने भी उसके हार्मफुल इफेक्ट होते हैं उसको हम डिस्कार्ड करते हैं और सिर्फ थेरेपेटिक क्वालिटीज जो होती है वो एनहेंस की जाती है डायनामाइजेशन प्रोसेस के थ्रू और उनको हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे प्रूव की जाती है. इसीलिए उन्होंने बोला है कि ये जो मेडिसिन ये ब्लेसिंग है ह्यूमैनिटी के लिए. क्या? होम्योपैथी. और उस होम्योपैथी के लिए उन्होंने पाथ ओपन किया था. तो इसलिए ये सारा मेंशन किया है 109 एफोरिज्म में. हैनीमैन ने बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट एफोरिज्म. आगे चले, चलो. Of the below by which the correct data regarding the drug action can be obtained. Okay, यहाँ पर ये सारी की सारी बात हो रही है ड्रग प्रूविंग की. वो क्वेश्चन ड्रग प्रूविंग. All the alteration can be suited from the single prover. All the alteration can be ascertained by at once in the same experiment. All the alteration can be ascertained by several experiment on several person. All the alteration can ascertained by the study. बताइए आप इसका क्या आंसर हो सकता है. इसका आंसर क्या हो सकता है. क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जब मेडिसिन की प्रूविंग की जाती है तो जो डाटा बनाया जाता है, जो भी मेडिसिनल एक्शन देखे जाते हैं वो हम किस तरीके से ऑब्टेन करते हैं. क्या एक सिंगल प्रूवर पे प्रूविंग होती है, क्या फिर सेम एक्सपेरिमेंट किया जाता है लेकिन क्या एक ही बार किया जाता है, या फिर सेवरल एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और सेवरल पर्सन पे किए जाते हैं. बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और बहुत सारे लोगों पे किए जाते हैं. या फिर सिर्फ और सिर्फ लेबोरेटरी में एनिमल्स के ऊपर प्रूविंग की जाती है. आंसर होगा इसका सी. क्योंकि हम सिंगल प्रूवर भी नहीं होते, हमारा सिंगल एक्सपेरिमेंट भी नहीं होता है, बार बार एक्सपेरिमेंट होते हैं. प्रूवर बहुत सारे होते हैं, सारे एज ग्रुप के होते हैं, दोनों जेंडर के ऊपर किए जाते हैं. एनिमल्स पे भी प्रूविंग की जाती है, लेबोरेटरी नहीं होती. आंसर होगा सी. ठीक है, आगे चलते हैं. In which of the below that nothing can be accurately observed during proving. इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो प्रूविंग के दौरान ऑब्जर्व नहीं की जा रही है. In which of the below that nothing can be accurately observed during proving. कौन सी चीज है. When large dose is taken, when more moderate dose is taken, small dose is taken, minimum dose taken. देखो, जब आप किसी को लार्ज डोज दे देते हो, किसी भी पेशेंट को अब हमने लार्ज डोजेस दी तो क्या होगा, बहुत ज्यादा सिम्टम्स आ जाएंगे, पैथोलॉजिकल सिम्टम्स आएंगे, तो वहां पर एक्यूरेट सिम्टम हमें नहीं मिलेंगे. इन विच बिलो नहीं मिलेंगे. ठीक है, लेकिन मॉडरेट डोज हमने जब पढ़ा था तो आपने देखा जब हम प्रूविंग करते हैं तो हम लोग प्रूवर को जो मेडिसिन देते हैं वो मॉडरेट डोजेस में दी जाती है. मॉडरेट डोजेस मतलब कि डोजेस मिनिमम डोज देते हैं, लोएस्ट पोटेंसी से देते हैं और तब तक देते हैं जब तक कि सिर्फ और सिर्फ वाइटल फोर्स एक्साइट नहीं होता है रिएक्शन करने के, तब तक ही देते हैं. और जब से रिएक्शन आना शुरू हो जाती है वैसे हम मेडिसिन का इनपुट बंद कर देते हैं प्रूविंग के दौरान. ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है. इन्होंने पूछा कि नथिंग कैन बी एक्यूरेटली ऑब्जर्व ड्यूरिंग प्रूविंग लार्ज डोजेस टेकन. अगर हम लार्ज डोजेस देते हैं तो हमें नहीं मिलेगी, तो हमें क्या करना होता है, माइन्यूट डोजेस, मॉडरेट डोजेस दी जाती है. माइन्यूट मॉडरेट डोजेस में देते हैं. लेकिन अब क्वेश्चन अब समझ में आया मैं क्या कह रही हूँ. क्वेश्चन को क्लियरली पढ़ना है, ऑप्शन ध्यान से पढ़ना है और करेक्ट आंसर को टिक करना है. In which of the below that nothing can be accurately observed during proving. जब आप लार्ज डोजेस दोगे तो पैथोलॉजिकल सिम्टम्स आ जाएंगे, पैथोलॉजी क्रिएट हो जाएगी, डिरेंजमेंट चालू हो जाएंगे बॉडी में. तो आंसर इज ए. Of the below which type is cured by homeopathy in a few days? Acute disease, somewhat longer standing, complicated case, allopathy, bulging. Of the below which type is cured by homeopathy in a few days? बताओ few days. हमने जब acute disease का ट्रीटमेंट पढ़ा था ना, तो acute diseases के अंदर जब आप मेडिसिन देते हो, करेक्ट सिमिलिमम देते हो, तो विद इन कुछ घंटे से लेकर के 1 या 2 दिन के अंदर अंदर वो
डिजीज सिम्टम या सिकनेस है ना वो क्योर हो जाती है, ठीक है। इन विच बिलो समवॉट लॉन्गर स्टैंडिंग, समवॉट लॉन्गर स्टैंडिंग क्योर्ड होम्योपैथी इन फ्यू डेज, ये अगेन 149 एफोरिज्म में ऑलरेडी मेंशन है, ये मेंशन है तो इसका आंसर है बी। ये एक्यूट डिजीज इसलिए नहीं होगा क्योंकि किसी के तुरंत, जैसे मान लो किसी के डायरिया लूज मोशन हो रहे हैं तो आप 2 दिन, 1 दिन, 3-4 दिन के बाद थोड़ी रिजल्ट दोगे, वो खत्म हो जाएगा पेशेंट डायरिया से ही। इमीडिएट रिजल्ट आने होते हैं ना, एक्यूट के अंदर आपको इमीडिएट रिजल्ट देने होते हैं। लोग कहते हैं कि होम्योपैथिक दवाइयां जो होती है ना धीरे धीरे असर करती है, उनका असर बहुत धीरे, नहीं ऐसा नहीं है, सिचुएशन पर डिपेंड करता है। एक्यूट सिम्टम है, करेक्ट सिमिनिमम है तो इमीडिएट रिजल्ट आते हैं। क्रॉनिक केस है, क्रोनिसिटी है, ग्रेजुअल ऑनसेट है सिम्टम्स का, तो दवाई देने के बाद, करेक्ट से मिनिमम देने के बाद इमीडिएटली रिजल्ट नहीं आता, थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। आगे चले, कॉम्प्लिकेटेड केसेस के अंदर तो बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है सिम्टम्स क्योर के सिम्टम आने में, एलोपैथिक बंगलिंग में भी, क्योंकि ये तो कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर देता है, कॉम्प्लेक्स डिजीज बन जाती है, तो इसका आंसर है बी। Of the below in which numerous, okay, on of the below in which numerous striking symptoms are present, okay, striking symptoms, characteristic symptoms, इनमें से कहाँ होंगे स्ट्राइकिंग सिम्टम्स? इंडिस्पोजिशन में क्या सिम्टम होते हैं? PQRS तो होते ही नहीं है, स्ट्राइकिंग सिम्टम नहीं होते, कॉमन सिम्टम होते हैं। क्रॉनिक डिजीज के अंदर फ्यू सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, बहुत मुश्किल होता है क्रॉनिक केस में सिम्टम्स को कैच करना। एक्यूट डिजीजेस जो होती है ना वहां पर हमें स्ट्राइकिंग सिम्टम मिलते हैं, PQRS, की नोट सिम्टम्स, पिकुलियर सिम्टम्स, स्ट्राइकिंग सिम्टम्स, करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हमें एक्यूट केस में बहुत अच्छे से एक्यूट डिजीजेस में देखने को मिल जाते हैं। पॉइजनिंग के केस में कॉमन सिम्टम ज्यादा मिलेंगे, एक्चुअली सिम्टम मिलेंगे ही नहीं जो डिस्टिंग्विश सिम्टम होते हैं। अनकॉन्शियस सिचुएशन में चला जाएगा ना, पॉइजनिंग हो रही है किसी को, अनकॉन्शियसनेस आएगी सबसे पहले, और जब अनकॉन्शियसनेस आएगी तो सिम्टम ही नहीं आएंगे, तो इसका आंसर है सी, एक्यूट डिजीज, ठीक है, एक्यूट डिजीज। तो हमें बहुत सारे स्ट्राइकिंग सिम्टम्स के चांसेस कौन से डिजीजेस में होते हैं? एक्यूट डिजीज में मिलने के। ये देखो 152 एफोरिज्म में बताया भी है एनी मेनन ने, देखो क्या बताया, the worst of the acute disease is of so much the more numerous and striking symptom is generally composed, acute disease बहुत सारे स्ट्राइकिंग सिम्टम्स मिलते हैं। Of the below which is this suitable method of obtaining the pathological power of the drug, pathological power किसी भी ड्रग सब्सटेंस की, किसी भी ड्रग सब्सटेंस की पैथोलॉजिकल पावर को किस तरीके से हम देख सकते हैं? सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है? सुटेबल मेथड, एनिमल एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट, एक्सपेरिमेंट ऑन द डिजीज पर्सन, एक्सपेरिमेंट बाय द डॉक्टर्स टेकिंग द मेडिसिन इंटरनली। अब आप बताइए कि प्लांट्स पे एक्सपेरिमेंट करेंगे तो सिम्टम मिलेंगे? बहुत मुश्किल है, प्लांट थोड़ी बोलते हैं, ठीक है। डिजीज पर्सन को आप पैथोलॉजिकल इफेक्ट देखो, पहले से पैथोलॉजी है और फिर उसमें डिजीज की मेडिसिन ड्रग के पैथोलॉजिकल इफेक्ट मिलेंगे नहीं, प्योर तो मिलेंगे ही नहीं, ठीक है, तो दोनों खत्म। एनिमल्स पे आप पैथोलॉजी नहीं बता पाओगे, ठीक है, तो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन बचता है, एक्सपेरिमेंट बाय द डॉक्टर टेकिंग द मेडिसिन इंटरनली। जब डॉक्टर खुद से दवाई लेगा तो उसके पैथोजेनिक इफेक्ट को महसूस भी कर पाएगा, चेंजेस जो आएंगे उसको महसूस करके, ऑब्जर्व करके एक्सप्लेन भी कर पाएगा। तो बेस्ट जो सुटेबल मेथड है पैथोजेनेटिक पावर ऑफ द ड्रग को ऑब्टेन करने का वो है कि जब एक्सपेरिमेंट डॉक्टर खुद अपने ऊपर करे। वैसे भी आपने पढ़ा ना आइडियल प्रूवर, आइडियल प्रूवर में ये लाइन है ना, द बेस्ट प्रूवर, फिजिशियन हिमसेल्फ इज द बेस्ट प्रूवर, ठीक है। नेक्स्ट, ऑफ द बिलो विच इज फिट टू बी अ होम्योपैथिक फिजिशियन, कौन ऐसा है जो कि होम्योपैथिक फिजिशियन कहलाने के लिए फिट है, सुटेबल है? The doctor framing questions so as to get answer yes or no. Doctor framing
General expression regarding the part and mind. Doctor who write prescription by seeing the report. Doctor who prescribe by simply seeing the patient. बताइए एक डॉक्टर अच्छा डॉक्टर क्या होगा? क्या वो जो कि पेशेंट को देख करके प्रिस्क्रिप्शन बनाता है? क्या वो जो पेशेंट की रिपोर्ट देख करके मेडिसिन देता है? या फिर वो जो कि अपने तरफ से क्वेश्चन पूछेगा और यस और नो में पेशेंट से आंसर लेगा? या फिर वो जो कि पार्ट्स के रिगार्डिंग जो एक्सप्रेशन आ रहे हैं और जो माइंड बोल रहा है पेशेंट का उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन देता है? तो आंसर क्या होना चाहिए इसका? जल्दी से बताइए एबीसीडी में से आंसर बताइए। बी। ठीक है, जो डॉक्टर पेशेंट को अपीयरेंस को देख करके मेडिसिन दे रहा है वो अच्छा डॉक्टर नहीं है। जो लैब रिपोर्ट को देख करके ही मेडिसिन दे रहा है वो भी हमारा एक गुड होम्योपैथ नहीं है। ठीक है, या फिर एफर्मेशन क्वेश्चन पुट अप करके यस और नो में क्वेश्चन यस और नो में आंसर ही लेकर के आप मेडिसिन दे रहे हो तो वो भी एक अच्छा होम्योपैथ नहीं है। अच्छा होम्योपैथ कौन है? जो मेंटल सिम्टम्स पे काम करे, जो फिजिकल जनरल पे काम करे, जो पेशेंट सिम्टम बता रहा है उसकी जो एक्सप्रेशन है, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है उसको ऑब्जर्व करके जब मेडिसिन देता है वो एक गुड होम्योपैथ है। ऑफ दीज विच सिम्टम्स मेरिट फॉर प्रिस्क्रिप्शन? कौन से ऐसे सिम्टम्स है जो प्रिस्क्रिप्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं? सिम्टम्स गैदर्ड व्हाइल टेकिंग द मेडिसिन, symptoms expressed in vague terms, symptoms pursued carefully and circumstantially, and symptoms obtained from the friend or relative. ये ऑब्जेक्टिव सिम्टम हो गए। symptoms pursued carefully and circumstantially, symptoms gathered while taking the medicine, मेडिसिन लेने के बाद जो सिम्टम्स गैदर्ड किए जाते हैं ये ऑब्जर्वेशन का पार्ट होती है। ठीक है, और सिम्टम्स परस्यूड केयरफुली, सिम्टम्स एक्सप्रेस इन वेग टर्म। वेग टर्म मतलब कि सिम्टम कुछ और आ रहे हैं और वो बता कुछ और रहा है, एक्सप्रेशन कुछ और कर रहे हैं, एक्सप्लेन किसी और टर्मिनोलॉजी में कर रहा है, तो क्लियरिटी नहीं होती है। सिम्टम्स की क्लियरिटी नहीं होगी तो मेडिसिन ही नहीं निकल पाएगी। जब सही मेडिसिन नहीं निकली तो प्रेस्क्रिप्शन सही नहीं बनेगा। तो गुड प्रेस्क्रिप्शन के लिए क्या जरूरी है? सिम्टम्स परस्यूड केयरफुली एंड सर्कमस्टेंशियली। तो आंसर इज सी। क्लियर? एफोरिज्म नंबर 95 केस टेकिंग कि जो एफोरिज्म है उसमें ही बताया। एफोरिज्म नंबर 81 से नहीं 83 से 103 सारे के सारे एफोरिज्म केस टेकिंग से रिगार्डिंग। ऑफ दीज विच इज रिक्वायर्ड फॉर द फिजिशियन टू प्रिस्क्राइब द करेक्ट रेमेडी? बताइए किसी भी फिजिशियन के लिए सही दवाई करेक्ट सिमिलिमम प्रिस्क्राइब करने के लिए किस किस चीज की जरूरत होती है? नॉलेज ऑफ द पैथोजेनेटिक पावर ऑफ द फ्यू मेडिसिन, नॉलेज ऑफ द पैथोजेनेटिक इफेक्ट ऑफ सेवरल ड्रग, knowledge of the therapeutic hints, and knowledge of the previous previous experience treating the same type of disease। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ आप? मैंने स्क्रीन हटा दी, आंसर बताओ क्या होगा? सी, बी इज द आंसर। बी इज द आंसर। सेवरल ड्रग नहीं, फ्यू मेडिसिन नहीं, सी आंसर। क्या होगा बताओ आप इसका? व्हाट इज क्योरेबल डिजीज इन जनरल इंडिविजुअल, है ना? देखो, रिक्वायर्ड ऑफ दीज विच इज रिक्वायर्ड फॉर द फिजिशियन टू प्रिस्क्राइब द करेक्ट रेमेडी। किसी भी पेशेंट के लिए करेक्ट प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्राइब करने में जो मेडिसिन देते हैं उसके लिए हमारे को किस चीज की नॉलेज होनी चाहिए? पैथोजेनेटिक पावर ऑफ अ ड्रग। अब कौन सी पैथोजेनेटिक पावर है? फ्यू मेडिसिन की, सेवरल ड्रग्स की, थेरेपेटिक हिंट्स, हिंट भी नहीं चाहिए हमें, पूरा थेरेपेटिक नॉलेज होना चाहिए, या नॉलेज ऑफ द प्रीवियस एक्सपीरियंस ट्रीटिंग द सेम टाइप ऑफ डिजीज। एक्सपेरियंस, तभी तो बोलते हैं जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस का मतलब प्रैक्टिसिंग, एक ही चीज को बार बार कर रहे हैं। बहुत सारे केसेस को देखा, सेम तरीके का सिम्टम दिखे और सेम तरीके की मेडिसिन निकल के आ रही है तो सेम तरीके की मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी। तो इसका आंसर इन्होंने बताया सेवरल ड्रग के पैथोजेनेटिक इफेक्ट। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग आंसर है भैया, देखो
पैथोजेनेटिक नॉलेज ऑफ पैथोजेनेसिस ऑफ सेवरल ड्रग, बी आंसर है इसका। हिंट, थेरापेटिक हिंट के बेस पे आप किसी को प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हो मेडिसिन। फ्यू मेडिसिन की पैथोजेनेटिक नॉलेज रख करके आप किसी को प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हो। दे आर मोर देन, मतलब हजारों दवाइयां हैं, ठीक है, होम्योपैथिक मटेरियल मेडिका में। कुछ दवाइयों की नॉलेज से काम नहीं चलता है, और सब्स्टिट्यूट तो हमारी होम्योपैथी में वैसे भी नहीं होता है, ठीक है। नॉलेज ऑफ द प्रीवियस एक्सपीरियंस ट्रीटिंग द सेम टाइप ऑफ डिजीज। प्रीवियस एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के बेस पे, एक्सपीरियंस है का मतलब यहाँ कोई नंबर ऑफ मेडिसिन का फिक्स नहीं है कि 10 दवाइयों की नॉलेज है उसको, कुछ ही दवाइयों की नॉलेज है उसको, ठीक है। लेकिन प्रीवियस एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस बहुत सारा हो सकता है, सारी दवाइयों का एक्सपीरियंस भी हो सकता है, तो इसका आंसर है डी, नॉलेज ऑफ द प्रीवियस एक्सपीरियंस ट्रीटिंग द सेम टाइप ऑफ डिजीज। क्लियर है ये क्वेश्चन? ऑफ द बिलो, smallpox, measles, whooping cough belonging which type of disease? एक्यूट डिजीजेज, ये सारी की सारी एक्यूट डिजीजेज है। एक्यूट डिजीजेज क्या होती है? जो सडन ऑनसेट होती है, जो अपना कोर्स मोर और लेस कंप्लीट करती है, कंप्लीट होने के बाद या तो पेशेंट को रिकवरी मिलती है, पेशेंट की डेथ होती है, ठीक है। ये होती है एक्यूट डिजीज, सडन ऑनसेट। तो डिजीज इज एक्यूट डिजीज अटैकिंग इंडिविजुअली, डिजीज एक्यूट डिजीज अटैकिंग सेवरल पेशेंट, acute disease attacking many person by the same causes, acute disease affecting once in a life। अब देखो ये जो है ना थर्ड ऑप्शन जो इसका ये होती है एपिडेमिक डिजीजेस, सेम कॉज की वजह से बहुत सारे पर्सन को एक्यूट डिजीज अटैक कर रही होती है एपिडेमिक डिजीज। एक्यूट डिजीज अटैकिंग सेवरल पर्सन और इंडिविजुअल, तो ये टाइप ऑफ एक्यूट डिजीज हो गए। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? स्मॉल पॉक्स। अब देखो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, वूपिंग कफ, किस टाइप की एक्यूट डिजीज होती है? ये एक्यूट डिजीजेस होती हैं जो कि लाइफ में एक ही बार होती हैं, फिक्स्ड मियाज, यस, एक ही बार होती है और लाइफ लॉन्ग एंटीबॉडीज क्रिएट करती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है, अफेक्टिंग वंस इन अ लाइफ टाइम। स्मॉल पॉक्स, मीजल एंड वूपिंग कफ, all belonging to the category of acute disease, infectious disease, and provide lifelong immunity, fixed miasm। ये देखो बिलोंगिंग टू दी फिक्स्ड मियाज्म। क्लियर है? आगे चलते हैं। सबको क्लियर है? आप लोग सब इंटेलिजेंट हो, आपको सब आता है, गुड। ऑफ दीज विच इज ऑफ इनडिस्क्राइबल डाइवर्सिटी, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस और ड्रग डिजीज, सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस, इनडिस्क्राइबल डाइवर्सिटी। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, लैंग्वेज चेंज हुई है। थोड़ा टाइम पहले मैंने बताया था कि सोरा जो होता है वो सेपरेट मियाज्म होता है, किसी के साथ कॉम्बिनेशन में नहीं होता है। साइकोटिक, सिफिलिस या ड्रग की डिजीज, इन सब डिजीजेस के बीच में, या फिर वन साइडेड डिजीज हो या क्रॉनिक डिजीज हो, सबके पीछे बेस क्या है? सोरा का होता है, ठीक है। तो इसका आंसर है, ये देखो अगेन एटीथ एफोरिज्म। कुछ चीजें ना एज इट इज एफोरिज्म में मेंशन की हुई है और वो एज इट इज क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, रट लो इसको। Indescribable diversity, सोरा। Of these which symptoms are pure symptom? Pure symptoms क्या होते हैं? Symptoms before the use of medicine, taking the medicine, while taking the tranquilizer, और symptoms after operation। सिम्टम्स, प्योर सिम्टम क्या होंगे? किसी भी ड्रग सब्सटेंस के प्योर सिम्टम कब होंगे? जब उस मेडिसिन को ली जाएगी, ठीक है। ऑपरेशन की बात तो पोस्ट ऑपरेटिव सिम्टम आते हैं, डिजीज वाले सिम्टम नहीं आते हैं। ट्रैंकुलाइजर से
अनकॉन्शियसनेस आती है, उसके सिम्टम कहाँ आएंगे? ट्रैंक्विलाइजर से क्या सिम्टम आएंगे? सिम्टम्स वाइल टेकिंग द मेडिसिन, सिम्टम्स बिफोर द यूज ऑफ। आप ये देखिए, जब आप कोई मेडिसिन ले लेते हो तो मेडिसिनल इफेक्ट दिखेगा ना, एक्शन ऑफ द मेडिसिन दिखेगी। तो क्वेश्चन क्या है? प्योर सिम्टम। प्योर सिम्टम किसके पूछ रहा है? ये मेडिसिन के नहीं पूछ रहा है। प्योर सिम्टम किसके होंगे? डिजीज पर्सन के होंगे, सिकनेस, सिक के होंगे। तो वो कब आएंगे? जब दवाई नहीं लेगा उससे पहले। तो जो सिम्टम क्लिनिक पे पेशेंट लेके आ रहा है आपके पास, टेबल पे जो सिम्टम बताए जा रहे हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव सिम्टम हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव सिम्टम हो, चाहे वो पीक्यूआरएस हो, चाहे वो की नोट सिम्टम हो, गाइडिंग सिम्टम हो, जो भी सिम्टम है जो बिफोर मेडिसिन है वही प्योर सिम्टम्स है। आंसर इज ए। फिर से वही बात, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ऑप्शन ध्यान से पढ़ने हैं, जो करेक्ट लगे उसी को टिक करना है। विच इज द करेक्ट वन? समझ आ रहा है ना आप लोग को? चले आगे। हेलो, गुड मॉर्निंग। जगह में है ना सब? क्लास में हो सब? हेलो, मेरी आवाज क्लियर है? ओके ओके, मुझे लगा आप लोग क्लास से आउट हो गए। ऑफ द बिलो विच इज द करेक्ट वन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑफ द बिलो विच इज द करेक्ट वन? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एपिडेमिक इज ऑब्टेन। ओके ओके ओके, focus on the question. Of the below which is the correct one? Characteristic of an epidemic is obtained from the knowledge of the previous epidemic, knowledge of the study of several patient, obtained from study of one patient, obtained by the बुक नॉलेज। अभी आप देखो क्वेश्चन को पढ़िए, ये एपिडेमिक डिजीज के बारे में बता रहा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था एपिडेमिक डिजीज क्या होती है। एक ही समय में एक ही पॉजिटिव फैक्टर के जरिए जब बहुत सारे लोगों को इफेक्ट, डिजीज इफेक्ट आते हैं उसमें, वो एपिडेमिक डिजीज होती है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एपिडेमिक डिजीज ये सब चीज में कॉमन। ऑप्टेन कहां से हो रहा है? नॉलेज ऑफ द प्रीवियस एपिडेमिक्स, नॉलेज ऑफ द स्टडी ऑफ द सेवरल पेशेंट, स्टडी ऑफ द वन पेशेंट, स्टडी ऑफ द। ये आंसर गलत, ये आंसर गलत। और प्रीवियस स्टडी से क्या लोगे? हर बार जब भी एपिडेमिक डिजीज आती है उसके जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट होगी, जरूरी थोड़ी है वो पिछली बार की जैसे सेम आएंगी, कुछ ना कुछ तो डिफरेंट आएगा। तो स्टडी ऑफ सेवरल पेशेंट। तो जब आपने एफोरिज्म्स में पढ़े थे एपिडेमिक डिजीज का इंटरमीडिएट डिजीजेस जहां पे आपने पढ़े थे, वहां पर एपिडेमिक डिजीज एक्सप्लेन किया था, और वहां एक्सप्लेन करके बताया था कि जब एपिडेमिक डिजीजेस आती हैं तो आप एपिडेमिक डिजीज से सिम्टम्स कैसे लेते हैं? सेवरल पेशेंट्स की स्टडी करके। मान लीजिए क्या है कि एपिडेमिक फॉर्म में जब पेशेंट आ रहे हैं, मेरे पास 20 पेशेंट बैठे हैं, तो पहला पेशेंट आया सेम सिम्टम्स, दूसरा आया सेम सिम्टम, तो इस तरीके से 10-15 सेम सिम्टम लेके आ रहे हैं, तो सेम सिम्टम्स का कलेक्शन हो गया, वो हो गए सारे के सारे एपिडेमिक एक्सपोजर, एपिडेमिक स्टडी हो गई उस डिजीज की उस टाइम के लिए। तो सेवरल पेशेंट पे स्टडी की जाती है, तो आंसर हो गया इसका बी। क्लियर है? एफोरिज्म नंबर 102। ठीक है, in which good in which homeopathic specific remedy is given in 5th edition of organ model? और बताइए, अभी मैंने ये फिर से रिपीट हो गया, स्पेसिफिक रेमेडी, स्पेसिफिक रेमेडी 241। ये तो पोसोलॉजी वाले शब्द है, ये तो पोसोलॉजी वाले हैं, ये ड्रग प्रूविंग में कहीं चला जाता है। 241 स्पेसिफिक रेमेडी, 241 स्पेसिफिक रेमेडी, याद रखिए, रट्टे वाली चीज है। नो एग्रावेशन ऑफ द पेशेंट विद रिकवरी ऑफ द पेशेंट, कौन सी ऑब्जर्वेशन है? बताइए बताइए। नो एग्रावेशन विद रिकवरी ऑफ द पेशेंट, मैंने आपको बताया था कि 4 ऑब्जर्वेशन जो शुरू की होती है उसमें एग्रावेशन पहले आता है और एम्लियोरेशन बाद में आता है। प्रोलॉन्ग्ड एग्रावेशन, लॉन्ग एग्रावेशन, क्विक शॉर्ट, सडन एग्रावेशन और नो एग्रावेशन, फोर्थ ऑब्जर्वेशन है। आंसर तो इसमें कोई सा भी नहीं है। फोर्थ ऑब्जर्वेशन है कैंट की।
तो जब यहाँ पर इस तरीके के ऑप्शन होते हैं तो मैंने ये भी बताया था कि आजकल क्वेश्चन पेपर में एक ऑप्शन दिया जाता है ई, उसको टिक करना होता है। अगर आप ये टिक नहीं करोगे तो आपकी बुकलेट आंसर शीट चेक ही नहीं होगी, तो आप उसमें मेंशन करिए, ई को टिक करिए। ऐसा कभी भी मत करिए कि कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप इन चारों में से कोई बाउंडेशन नहीं है कि हमें एक को टिक करना ही करना है, ये चारों ही गलत ऑप्शन है। इसका आंसर फोर्थ ऑब्जर्वेशन नहीं, थर्ड नहीं होगी। थर्ड ऑब्जर्वेशन में आता है इंप्रूवमेंट, आता है पेशेंट में। एग्रावेशन होता है शॉर्ट क्विक, यहां नो एग्रावेशन है, फोर्थ ऑब्जर्वेशन। और फिफ्थ सिक्स्थ के अंदर क्या आता है, एमिलियोरेशन पहले आता है, बाद में एग्रावेशन आता है। गुड बैड प्रोग्नोसिस होता है ऐसे केसेस के अंदर, आपका सिलेक्शन ऑफ रेमेडी गलत होता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी एफोरिज्म आर प्रेजेंट इन द फोर्थ एडिशन ऑफ ऑर्गन एंड मेडिसिन। जब मैंने आपको टेबल पढ़ाई थी ना, तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट 2 से स्टार्ट हो रहे थे, फिफ्थ सिक्स्थ 2 से स्टार्ट हो रहे थे, फोर्थ में 2 एफोरिज्म 200 समथिंग कुछ थे, सेकेंड और थर्ड में 300 समथिंग कुछ एफोरिज्म थे। तो आपका फोर्थ एफोरिज्म पूछ रहा है ना ये। ठीक है। ओहो, ये देखो, इन विच एफोरिज्म स्पेसिफिक रेमेडी बताई थी हमने 241। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, ये देखो फोर्थ एडिशन में ये तो आंसर हो गया, ये आएगा नहीं, ये आएगा नहीं, या तो 294 आएगा, 292 आएगा, या 259। आंसर इसका ए है 292। फोर्थ एडिशन 292, फिफ्थ एडिशन 294, सिक्स्थ एडिशन 291। याद हो गया। ओके, ये क्या है 271। अच्छा, एफोरिज्म के नंबर दिए गए हैं, ठीक है। मैंने रफली आइडिया बताया था आपको याद करने का तरीका, कि पहला फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ, इसके जो एफोरिज्म होंगे 200 समथिंग कुछ होंगे, और सेकंड और थर्ड वाले होंगे 318 और 320। तो ये दो ऑप्शन तो आउट हो गए, अब बचे ये दो, तो 259 तो किसी में है ही नहीं। आंसर होगा टू। तुक्का भी लगाओगे, तुक्का लग जाएगा इस आंसर में। नेक्स्ट है एसेसरी सिम्टम्स ऑफ द मेडिसिन आर गिवन इन एसेसरी सिम्टम्स। एसेसरी सिम्टम्स कौन से एफोरिज्म में दिए हुए हैं? पढ़े ही नहीं एफोरिज्म तो कहां से याद होंगे। 163। देखिए आज हमारी क्लास हम यहीं ओवर करते हैं, ठीक है। कल यहीं से हम शुरू करेंगे, कल हम यहीं से शुरू करेंगे एसेसरी सिम्टम्स से, ठीक है। आई होप आप लोगों को सब चीज क्लियर हुई होगी, याद भी हुए होंगे, रिपीट जो क्वेश्चन हुए हैं वो थोड़े माइंड में फिक्स हो गए होंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं क्लोज करते हैं। अच्छे से पढ़िए, कोई क्वेरी है तो आप पूछिए, चैट बॉक्स में डाल दीजिए, मैसेज में, तो मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगी उसको एक्सप्लेन करने की, ठीक है। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट।